I welcome all of you on YourPedia, and this video is the discussion of document for the interview of junior engineers in very prestigious Employee Insurance Corporation, that is Employee State Insurance Corporation. It's a very prestigious organization, and it is recruiting many executives, many professionals including engineers. सो ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ESIC से रिलेटेड है. ESIC क्या है एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड विद EPFO और बाकी इंश्योरेंस के साथ कैसे ये कनेक्टेड है, उसके बारे में सारे का सारा डॉक्यूमेंट. मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर ESI एक्ट 1948 के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे. इसके प्रोविजंस की बात नहीं करेंगे, बट बिकॉज दिस इज द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, तो आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ के जाना है for your interview. If you have got a call from ESIC, then please go through this document. And probable questions क्या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे for this particular interview, वो डिटेल में लास्ट में ऐड किया हुआ है. एक 2 पेज HR के क्वेश्चंस क्या हैं. ESIC में अगर आप एज इंजीनियर जा रहे हैं तो वो आपसे आपकी बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा. जैसे एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट एट द सेम टाइम he is going to ask you some question from government policies. ESIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इसका आंसर भी यहीं से मिलेगा डॉक्यूमेंट से कि why you want to be part of ESIC, and as electrical, computer, civil engineer, what roles and responsibilities you may have in ESIC, वो भी आपको यहीं से पता लगेगा. तो let me now discuss little bit about this. ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेना, मैं इसको डिटेल में रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. जो रेड में मार्क किया गया है, रेड कलर में जो मार्क है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो या तो आप इस वीडियो को रोक के स्क्रीन को और फिर नोट कर सकते हैं, या आप इस डॉक्यूमेंट को हमारे yourpedia.in डॉक्यूमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, एंड यू कैन रीड इट. सो ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESI एक्ट 1948 के थ्रू बना था, और प्रेजेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. और ये सोशल इंश्योरेंस है. सोशल इंश्योरेंस मीन्स आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसे व्हीकल्स वगैरह की करते हैं, लेकिन ये सोशल इंश्योरेंस है एम्प्लॉइज की, और ऐसे एम्प्लॉइज की जिनकी मंथली सैलरी 21,000 से कम है, उनके लिए ये है आपका. और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सोशल इंश्योरेंस है. कौन कौन से डोमेन इसमें कवर होते हैं? सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, कुछ ऐसा अगर हो जाए तो उनको आपको कवर करते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 21,000 या कम कि अगर सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, और वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तब यहां पे आपको ESIC इंश्योरेंस मिलती है. ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और इसमें एम्प्लॉयर जो है वो 3.2% देगा और एम्प्लॉय 0.75% देगा. तो टोटल शेयर जो है इंश्योरेंस का वो 4% है. और ऐसा जो आपका जो भी फंडिंग इंश्योरेंस होगा उससे ESIC अपने मेडिकल कॉलेजेस चलाता है और मेडिकल बेनिफिट देता है. तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उन लोगों के लिए जिनका मंथली वेज 21,000 से कम है. और ये जनवरी 2017 से ये इंप्लीमेंट हुआ था, एंड इस एक्ट के अंदर ये आता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है. और ESI के अपने हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, और इतने बेड्स के इनके पास हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग स्टेट में. आपको जो इंक्रीजिंग अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से अब बहुत से नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं. जैसे पहचान स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, राइट. और भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बेसिकली पुअर फैमिलीज को इसके अंडर ESI हॉस्पिटल्स के अंदर बेनिफिट मिलता है. मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ये जो प्रोवाइड किया जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड सोशल प्रोटेक्शन है ये. और ये यहाँ पे दिया भी है कौन कौन से डोमेन्स में किस किस रीजन से सोशल सिक्योरिटी दी जाती है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है. और अदर देन ESIC उस लेबर मिनिस्ट्री के अंडर EPFO भी आता है. हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है. और ये इंफॉर्मेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कब ये बना था, इंपॉर्टेंट है. और सबसे पहला जो इंश्योरेंस हुआ था, सोशल इंश्योरेंस जिसका हुआ था नॉमिनल, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली इंश्योरेंस कब हुई थी, किसकी हुई थी. तो 1952 24 फेब
ESIC डे मनाया जाता है 24 फेब को, और उस टाइम पे पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो CL कटियाल थे, और जो पहला जिनका हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो ऑनररी इंश्योर्ड पर्सन ऑफ दिस स्कीम। तो ये फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी जो 1954 में ब्रिटिश के टाइम पे ही स्टार्ट हो गई थी। और उसकी अगर हिस्ट्री में आप जाओगे तो आप देखोगे कि रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एक सबमिट की गई थी, और उसी के बाद रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस के बाद ये सोशल सिक्योरिटी आपका स्कीम बनी, जिसका नाम आज ESIC है। कुछ और इंफॉर्मेशन आप इसमें ले सकते हैं। सर विलियम बेवरिज, जिनको प्रीस्ट बोलते हैं, सोशल इंश्योरेंस के फादर बोलते हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया था, और उसके बाद ये अब प्रेजेंटली ESI एक्ट 1948 है। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे, इसको थोड़ा सा आप देख के जाना। हाँ, कौन से 6 बेनिफिट मिलते हैं ESIC स्कीम में। मेडिकल है, सिकनेस है, मैटरनिटी है, डिसेबलमेंट है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलते हैं। तो ये आपके कुछ इसमें बेनिफिट हैं। किन लोगों को एप्लीकेबल होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 10 या ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करते हैं और जिसमें 21,000 से कम सैलरी है, उन लोगों को ये मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके साथ ही इसका टाई अप्स है। तो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस भी इनके हैं। तो अगर आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे आप हरियाणा से हैं, फरीदाबाद से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिकल कॉलेज एंड यहाँ पे जो फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है वो भी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ESI कॉरपोरेशन के अंडर है। तो इनके अपने भी हॉस्पिटल्स हैं ESI के। कौन मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? श्री भूपेंद्र यादव, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो है वो इसके डायरेक्टर हैं प्रेजेंटली। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार कौन सी बैकग्राउंड के हैं, तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और इनको ESIC का अभी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जे योजना, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। लिंक्ड योजनाएं हैं ये, और ESIC जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलके इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जे जिसको बोलते हैं जन आरोग्य योजना, जे का मतलब है जन आरोग्य योजना। और ESIC एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो आयुष्मान भारत और ये जो आपका ESIC है, ये ओवरऑल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो बेसिकली कंट्री के अंदर एक सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हेल्थ सिस्टम को कंट्री में डेवलप करेगा, प्रमोट करेगा। और बहुत से ESIC के जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो ये सारे के सारा बेटर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर प्रोवाइड करने की डायरेक्शन में स्टेप है। और ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे ये चीज़ होता है। तो की बेनिफिट्स क्या हैं इस कन्वर्जेंस के? और प्राइम मिनिस्टर जे स्कीम का जो क्या बेनिफिट है वो ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, और ये सर्विसेज इनको मिलेंगी, ESIC कार्ड मिलेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या, इसका आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ से रिलेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह है, उनको देखने के लिए जो एक बॉडी क्रिएट की है वो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी उसी के अंडर आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वही चीज़ देखती है। तो नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है वो इस PMJ वगैरह को इम्प्लीमेंट करेगी। तो थोड़ा सा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या, वो बेसिकली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में प्रोवाइड करता है इस डायरेक्शन में। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से रोक के थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना। ये है आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। पॉलिसी मेकर, बाकी जितने भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मिला के इस तरीके से आपका एक बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द फैसिलिटीज वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री किसका नाम है? वो एक बेसिकली रजिस्टर मान के चलो आप, जिसमें जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उन सब की डिटेल जिसमें रखी जाएगी। जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड डोमेन्स में प्रोफेशनल्स हैं उनका सारा डिटेल एक रजिस्टर उसके लिए बनाया जाएगा। और वो डिजिटलाइजेशन उसमें एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ESIC इस सारी डायरेक्शन में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और ये भी सारे के सारा डिस्कशन बेनिफिट्स क्या हैं
वो आप एक बार गो थ्रू करें, क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर गए हैं। गवर्नमेंट की प्लान्स, इसके अंडर कौन कौन सी प्लान्स हैं वो भी हमने डिस्कस किया ऊपर। पे रोल डाटा ESIC का और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, इसमें वो मेंशन किया है कि पिछले साल में ESIC क्यों न्यूज़ में था, और ये IRDAI के साथ भी कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इंश्योरेंस को रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, वो आइडिया आपको होना चाहिए। ई पहचान कार्ड क्या है, इसका हाइलाइट्स, ये एक 2 मैग्नेटिक कार्ड्स होते हैं और जो इंश्योर्ड आदमी उसको ये दिए जाते हैं, और एक तो उसके पास होता है, उसके फैमिली मेंबर के पास होता है, और इसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स होती हैं उसकी, और वो इन डिटेल्स के बेस पे हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह ले सकता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंदर। ये इमेज एक बार थोड़ा सा आप देख लेना, ये आपका इसी कार्ड की डिटेल्स हैं जो आपको दिया जाता है। IRDAI, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप, ये अथॉरिटी 99 में बनी थी, इसका मेन की फंक्शंस क्या हैं, क्या इसका मेन काम है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ESIC में क्या करना चाहते हैं। तो मैंने इसको, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग डोमेन में। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में उसको अपग्रेड कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग सॉल्यूशंस बना सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, और हेल्थ केयर सर्विसेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, एनर्जी एफिशिएंसी हमें लानी होती है। ये वो रीजन है कि एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे को क्या लगता है कि मैं ESIC क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं और उसमें क्या करूंगा। एज अ सिविल इंजीनियर आप क्यों ESIC ज्वाइन करना चाहते हैं, एज मैकेनिकल इंजीनियर आप ESIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एनवायरमेंटल इंजीनियर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एज कंप्यूटर इंजीनियर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं कि सर आज एज कंप्यूटर इंजीनियर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकता हूं और डाटा का अच्छा यूज़ कर सकते हैं अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में कैसा काम कर रहा है, क्या उसका स्कोप है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, और लोगों का राइजिंग इनकम है, और इंश्योरेंस सेक्टर बूम करने वाला है, और इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। और इंश्योरेंस का जो सेक्टर ग्रो कर रहा है वो कितने % पे ग्रो कर रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या हैं, और उसमें माइक्रो इंश्योरेंस चीज क्या है। माइक्रो इंश्योरेंस मीन्स छोटी छोटी चीजों में इंश्योरेंस करवाई जाए, सो दैट लोग इंश्योरेंस की तरफ जाएं, जिससे लोगों को भी बेनिफिट है और इकोनॉमी को भी बेनिफिट है। ESIC का ही सिस्टर कंसर्न एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये 1952 में बना था, और प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट लोगों को एक पेंशन की तरह से काम आता है। EPFO का मेन काम क्या है, क्या ये एक्टिविटीज करता है, और ये थोड़ा सा इसमें आप पढ़ के जाएंगे। बेनिफिट EPFO के क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी थोड़ा सा आप देख के जाइए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रोल है, तो कैसे कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आगे हेल्प कर सकती हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया। रिस्क असेसमेंट एंड प्राइसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का क्या रोल है, क्लेम प्रोसेसिंग को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू करें। क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। PPF, EPF एंड GPF, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो तीनों क्या चीज है, एक्रोनिम्स, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये तीनों क्या है। क्योंकि जैसे EPFO है वो उस चीज़ से डील करता है, तो हर चीज़ का अपना अपना एक बेनिफिट और अपना अपना कुछ एडवांटेजेस है। तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिनमें ऑर्गेनाइजेशन में 20 या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सारे इंडियंस के लिए ओपन है, एंड जनरल प्रोविडेंट फंड जो है वो जनरल लोगों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। तो GPF है, होना तो जनरल लोगों के लिए चाहिए, लेकिन जनरल नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट हेयर, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, दो इट इज नेम इज जनरल प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे पब्लिक है तो सारे पब्लिक के लिए है ये, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां 20 और ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सारी पब्लिक के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ओनली एम्प्लॉय जहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के लिए है। कितना % वगैरह है ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आयुष्मान भारत मंत्री जन आरोग्य योजना,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना आप। इसमें है क्या, नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और फ्री एक्सेस टू एंड इंश्योरेंस कवरेज टू लो इनकम अर्नर है। तो 50% कंट्री के जो लोग हैं वो इसको क्वालिफाई करते हैं, तो उनको ये दिया जाएगा, और थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एचआर में ESIC से, इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, इसको वीडियो को रोक के थोड़ा गो थ्रू करो कि क्या क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है एचआर में ESIC के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ सकता है वो, राइट। सो ये 21 पेज का डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, और if you have got call for interview from ESIC, please go through this entire document which you can download from yourpedia.in and listen to this entire video. You can stop this video and learn from it. When you go for the interview, there will be some question that as engineer why you want to join it or why you want to join this organization. So this information will be very very helpful to you to frame your question answer and to know about this organization. होप टू मेंटर यू। अगर आप इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट विद मेंटर्स ऑफ YourPedia, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटर यू फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। थैंक यू।